बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जामिन सिद्दीकी एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट दीवाने। वेल, पीएसएल सीजन 8 जो है अब शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और उसी से रिलेटेड अभी नेक्स्ट मंथ जो है ड्राफ्ट भी हुआ है। बहुत सारी टीम्स ने नई पिक्स की, अपनी बहुत रिटेंशन थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। बट आज हम लोग स्पेसिफिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पीएसएल 8 की जो ड्राफ्ट हुआ है उसी से रिलेटेड जो न्यू पिक्स इनकी थी और रिटेंशन थी, उसी के ऊपर अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहान उल हक, और उसी के साथ हमारे साथ हमारे जो रेगुलर एनालिस्ट हैं उमैर भाई और वकास भाई, ये भी मौजूद है। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड रेहान भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग बताएं। आई होप एवरीथिंग इज वेल विद यू गाइस। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान भाई, पीएसएल के ऊपर हम आते हैं। वेल, मैं अगर पीएसएल 5 से मैं जाऊं, कोविड का एक सिलसिला एक वहां से शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पीएसएल 6 और 7 जो है कंप्लीट कोविड में गए थे। टीम्स आइसोलेशन में थी, जिसकी वजह से फ्रेंचाइज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा प्लेयर्स को लेते वक्त, बहुत अवेलेबिलिटीज के इशू से, जिसकी वजह से प्लेयर्स ने भी, बिकॉज ऑब्वियसली आइसोलेशन में आप जब जाते थे तो प्लेयर्स अपने अपने जो मेंटल इनकी जो हेल्थ होती थी उसकी वजह से ये लोग टूर्नामेंट के बीच में से भी पुल आउट कर जाते थे। तो ये फाइनली ये सीजन 8 जो है ये कंप्लीटली कोविड के बगैर ये हो रहा है। तो ये कितना मतलब रिलीफ है आप लोगों के लिए, और चैलेंजेस के बारे में कुछ बताएं जो फेस किए आप लोगों ने इस बार। बिल्कुल, आप 100% ठीक बात करें कि प्रॉब्लम ये आती है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं किसी को भी कहूँगा कि अगर आप 1 महीना बंद रहें और उस कमरे के अलावा और उस एक लॉबी के अलावा आप कहीं ना जा सकें, और 1 महीना आपकी कोई और रूटीन चेंज ना हो, सेम चीज़ हर रोज़ हो रही हो, तो कोई भी बंदा हो तो उसको मेंटली इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है क्रिकेटर का, कि क्रिकेटर की एक परफॉर्मेंस बेस्ड जो स्पोर्ट है, ये क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है। तो इसमें अगर आपका बुरा दिन होता है तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में ये होता है कि बंदे का बुरा दिन हुआ, वो घर आया, घर आके उसने होटल में बैठा तो उसने कहा यार चलो आई एम मेंटली स्ट्रेस्ड आउट, कहीं खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी अपने दोस्त से मिल आते हैं, जो आउटसाइड क्रिकेट, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ना हो, उनसे जाके बातचीत कराते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब आप आते हो, मैच हारो या जीतो, आप वापस आते हो और वापस आके आप उन्हीं लोगों के साथ बैठते हो, उन्हीं लोगों के साथ उठते हो, वही क्रिकेट की बात हो रही है, तो आपके पास कोई एस्केप नहीं होता। तो इसका जो इफेक्ट है वो ना सिर्फ पीएसएल में, आपने बाकी लीग्स में भी देखा कि अगर एलेक्स हेल्स की आप बात करें तो एलेक्स हेल्स पीएसएल से गए, लेकिन उनसे हमने बातचीत की और वो वापस आ गए पीएसएल खेलने के लिए, लेकिन वो आईपीएल से उन्होंने पुल आउट कर दिया बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ का मसला था। अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स एज वेल पुल्ड आउट लास्ट ईयर ऑफ अदर लीग्स एज वेल, नॉट जस्ट पीएसएल। तो इसमें ऑब्वियसली ये चीज़ें प्ले अराउंड करती हैं। तो विदाउट द बबल और विदाउट दोज रिस्ट्रिक्शंस आप देखेंगे कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी बेहतर होंगी। यू विल सी के वो हंस रहे होंगे, वो ज़्यादा खुश होंगे ऑन द ग्राउंड। और होपफुली हम इस साल देखेंगे कि वील सी अ मोर रिलैक्स्ड पीएसएल बट अ मोर फन पीएसएल। ओके, क्यों मेहर भाई? अच्छा रेहान भाई सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि जो लास्ट टाइम ऑब्वियसली आपकी टीम जो भी सिलेक्ट करते हैं वन ऑफ द बेस्ट टीम्स तो होते हैं और हमेशा उसको हाईली रेट किया जाता है। इस दफा अगर ड्राफ्ट तो खैर उस पर अभी आता हूँ, ऑब्वियसली वो तो खैर मेरे ख्याल में 10 on 10 था, बल्कि उससे भी शायद अगर ऊपर नंबर देना चाहें कि कोई मिसिंग लिंक नजर ही नहीं आ रहा था, सिवाय इक्का दुक्का के बड़े मुश्किल से सवाल ढूंढने पड़ रहे हैं इस दफा तो। लेकिन जो लास्ट टाइम आपकी इंजरीज का सिनेरियो हुआ वो मैं देखना चाहूंगा कि मतलब आपको मतलब मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट जब आपकी टीम पीक कर रही थी, जिस तरीके से शादाब की उस वक्त मुझे याद है, उससे पहले शादाब की जो फॉर्म है उसके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से शादाब ने पहले नेशनल लेवल पे और फिर पीएसएल में परफॉर्म किया, मतलब वो तो प्लाटिनियम से भी ऊपर के प्लेयर लग रहे थे लास्ट टाइम, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, और माशाल्लाह तब से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो ही कीप ऑन राइजिंग अगेन एंड सेट एन स्टैंडर्ड फ्रॉम हिमसेल्फ वेलफेयर। तो मेरे ख्याल में वो क्या सिनेरियो था उसमें, आपको कैसे आपने कोप किया, फिर साथ में आसिफ अली को मतलब बीइंग कैप्टन बनाना, वहां पे क्या मामलात हो रहे थे, तो वो उसका थोड़ा सा मुझे बताएं कि उस दौरान ओब्वियसली मुश्किल होता है सारा, एकदम से अगर सारे प्लान मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे चेंज हो गए, और अगर मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि लाहौर के साथ भी एक इस तरह का एक सिनेरियो हुआ था, उसमें के बाद भी हम लोगों का यही सिनेरियो था,
तो आपको ये जब फेस करना हुआ तो किस तरह आपने इस चीज को देखा? देखिए मैंने PSL 3 और PSL 7 में जिस तरह की अजीब इंजरीज हुई हैं मैंने नहीं एक्सपीरियंस की। PSL 3 में अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए थे वो टूर्नामेंट। लेकिन अगर आपको वो भी याद हो तो हमारा जी, प्लैटिनम प्लेयर, हमारा आइकॉन प्लेयर था उस वक्त, वो आंद्रे रसल था। तो रसल को रसल दूसरे या था, तीसरे बिल्कुल। मैच में इंजर हो गई थी, वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। रोमान हमारा वाइस कैप्टन था उस टाइम पर, वो एक मैच एज कैप्टन उसने जिताया भी था एंड उसको नी इंजरी हो गई थी एंड आज तक उसकी वो नी इंजरी जो है वो रिकरिंग है। तो वो हमें बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। पर तब ये हुआ कि बाकी कई इंजरीज नहीं हुई, तो वो 2 आपके मेन प्लेयर्स निकल गए। मिसबा भी बाय द वे इंजर हो गए थे उसके अंदर। तो 3 हमारे 6 में से 3 टॉप 6 प्लेयर्स में से 3 जो कैटेगरीज के प्लेयर हैं वो हमारे निकल गए थे। बट लकीली उस सीजन बाकी इंजरीज नहीं हुई, तो हमने स्क्वाड बैलेंस करके पूरा टूर्नामेंट निकाल दिया। 7 में तो आप यकीन माने देयर वाज अ टाइम जब हमसे 11 बंदे पूरे हो रहे थे। 11 बंदे शीट पर लिख कर देना हमारे लिए मुल्तान सुल्तान्स के साथ हमारा जो आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच था, उसमें आई रिमेंबर कि जब हम टीम शीट दे रहे थे तो आपको 13 मिनिमम बंदे पूरे करने पड़ते हैं फिट होने के लिए, 2 सब्स्टिट्यूट्स आपको देने पड़ते हैं टू क्वालिफाई टू प्ले अ मैच। तो वी वर लाइक हाउ डू वी गेट दीज 13 पीपल। तो वो किसी ना किसी तरह, एंड क्रेडिट टू द प्लेयर्स कि उन्होंने सबने कहा कि ठीक है हम सब बेंच पे बैठ जाते हैं, वी कैन पुट आवर हैंड्स अप, हम पानी ले जाएंगे या हम फील्डिंग कर लेंगे। तो हमने मुश्किल से 13 प्लेयर पूरे किए। अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की शादाब वगैरह की। शादाब जिस वक्त शादाब को इंजरी हुई वो टॉप विकेट टेकर था, टॉप 5 रन स्कोरर्स में था। उसकी कैचेस भी आई थिंक सबसे ज्यादा थे। इस्लामाबाद हैड वन 3 आउट ऑफ 5 मैचेस। क्वेटा वाला मैच हम हारे, जी, लेकिन कराची वाले मैच में वर इन कंट्रोल जब शादाब को इंजरी हुई। और सडनली हमारे पास अगर शादाब को अकेले को इंजरी होती तो हम कहते यार अच्छा लेट अब हमने छठा बॉलर कहीं से पूरा करना है। तो जिशान को उसी मैच में इंजरी होगी, वो 8 बॉलिंग करवाई, 9वीं बॉल पे उसको इंजरी होगी। अब हम 3 एग्री। बॉलर के साथ खेलेंगे और और हमारे फील्ड के ऊपर आप किधर से बॉलर लेके आए। तो आसिफ अली ने वो मैच हमें जिताया था विद द बॉल, और उसने बॉलिंग की थी, उसने शर्जील को आउट किया था और एक दो उसकी इन दी एंड उसकी 3-4 विकेटें हो सकती थी। और वकास मकसूद को क्रेडिट जाता है जितने प्रेशर में उसने आखिरी ओवर में बॉलिंग करवाई थी उस मैच के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने फ़हीम पे रिलाई करना शुरू कर दिया। फ़हीम वाज़ आवर मेन प्लेयर, यानी कि जो शादाब था वो फ़हीम ने करना शुरू कर दिया। बैटिंग में 50 कर रहा है वो। 106 पे हमारे 6 आउट हो गए और समहाउ फ़हीम टेक्स अप टू 190, अनबिलीवेबल इनिंग्स। ऐसे ही, फ़हीम इज़ इन फॉर्म। नो डाउट। सडनली हमें पता चलता है, हम होटल वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि फ़हीम को थोड़ा-सा निगल है। निगल का स्कैन होता है तो हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो उसके बाद वो भी इंजरी हो गई। नेट्स में जब हम लाहौर पहुँचे 5 मैचेस खेलने के बाद, तो नेट्स में साइड आर्म थ्रोज कर रहे हैं। तो आज़म खान ने बहुत आराम से एक थ्रो करवाई, तो कॉलिन मनरो जो हैं वो बैटिंग कर रहे थे नेट के अंदर। वो बॉल पिच पे लाके थोड़ी-सी अंदर आई है, वो अंदर आके उसके अंगूठे पे लगी है। अंगूठे में हमने स्कैन करवाया, स्कैन के बाद रिजल्ट आया कि 2 या 3 मैचेस के लिए बाहर होगा। तो हमने कहा चलो 2-3 मैच निकाल लेते हैं, तो मनरो वापस आ जाएगा। अब वो डॉक्टर ने दोबारा कहा कि एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करवाएँ, हमने दोबारा टेस्ट करवाया, तो पता चला जी फ्रैक्चर है, तो ये पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गया। तो उसके बाद आई मीन लिस्ट जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। फिर उसके बाद जो प्लेऑफ मैच था हमारा शाह और ज़ल्मी के साथ, उसमें हमने बहुत मुश्किल से फ़हीम और शादाब बहुत मुश्किल से वो मैच खेले थे। ऑब्वियसली हमने परमिशन ली थी फ्रॉम पीसीबी, पीसीबी के डॉक्टर ने अप्रूव किया था, उसके बाद होता है। ये नहीं होता कि फ्रैंचाइज़ अपनी मर्ज़ी से प्लेयर खिला दे और उसका करियर दाँव पे लगा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर फिटनेस टेस्ट होता है, अच्छा, उसमें पीसीबी भी इन्वॉल्व होता है, पीएसएल का अपना भी फिजियो इन्वॉल्व होता है, तो उसके बाद परमिशन दी जाती है। तो दोनों वो मैच खेले। फिर हम बहुत कॉन्फिडेंट थे गोइंग इनटू द लाहौर मैच। अब मैच से 5 मिनट टॉस से पहले फ़हीम हमारी स्टार्टिंग 11 में था। टॉस पे हम जा रहे हैं तो हमें पता चला है कि फ़हीम ने फिटनेस टेस्ट फेल कर दिया है। फ़हीम कह रहा है मैंने ये मैच खेलना ही खेलना है, आई वांट टू डू दिस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। बट बेसिकली किसी प्लेयर की लॉन्ग टर्म हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं आता। तो हमने उसको यही रिकमेंड किया और डॉक्टर ने भी इसको रिकमेंड किया कि यार ये तुम इसको ना एग्जैजुरेट करो, ये मैच तुम नहीं खेल सकते। तो देन ही सैट आउट विदाउट विदाउट बीइंग हैप्पी अबाउट इट। बट ऑब्वियसली एक भी आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और उस मैच में भी क्या हुआ कि हमने एक बॉलिंग स्ट्रक्चर बनाया था कि ये ओवर ये करवाएगा, ये ओवर ये करवाएगा। तो हसन अली ने करवाना था 20वां ओवर। 18.3 ओवर्स में हसन अली को फील्डिंग करते उसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई। वो 20th ओवर उसने नहीं करवाया, तो वकास का मैचअप आ गया अगेंस्ट डेविड वीसा। तो आई मीन आप इसको आप लिखें भी ना, स्क्रिप्ट लिखें भी इसकी, तो मुझे तो हर रोज सुबह उठ के मैं सोचता था यार आज अल्लाह करे आज कुछ ना हो यार, अल्लाह मियाँ प्लीज आज किसी को कुछ ना हो। कि हमें टूर्नामेंट जीतना हारना तो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन हो गई थी, हमें बस ये हो गया था कि यार मैच किसी तरह हम खेल लें। सेपरेट चीज। वी compete and we want to compete at the highest level। तो
आई थिंक क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा जाता है हमारे फिजियो को, जेसन पिलग्रिम ने बहुत बिहाइंड द सीन्स में मेहनत की, पीसीबी ने भी हमारा बहुत साथ दिया इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो आई मीन अल्लाह से दुआ है कि कभी भी किसी भी टीम के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ें, मेरी दुआ है कभी भी किसी की भी टीम के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि आप जब व्हेन यू वांट टू विन अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स। अगर आप मुझे आज कहें कि हु वुड यू वांट टू बीट, लाइक जो मज़ा एक राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जैसे अटैक के अगेंस्ट मैच जीतने का है, वो मज़ा आपको अगर उनके 3 प्लेयर इंजर हो जाएँ तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आई मीन फॉर क्रिकेट ऐसे एंड ही पीएसएल आई होप एवरीवन स्टेज फिट। रेहान भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम ओवरऑल फॉरेन पिक्स की हम बात करें, बहुत हाई क्वालिटी आप लोग की पिक्स इस बार रही है, चाहे हम हेल्स की बात करें, मोइन अली की बात करें, पॉल स्टिल्डिंग की बात करें, ये जिस तरीके से ये चला है आप लोग के लिए, तो फर्स्ट 4 जो मतलब खिलानी होती है आपको प्ले 11 में, तो आप समझते हैं ये टीम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग और ट्रिकी हो जाएगा कि किन 4 को मतलब प्ले 11 में डालें, बिकॉज माशाल्लाह से पिक्स सारी मतलब अच्छी है आप लोग की, अगर मैं फॉरेन की बात करूं स्पेशली। अभी आपने मेरे से बात की तो अभी ये शो पे आने से पहले शादाब के साथ मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वो मुझे एग्जैक्टली उसने मुझे कहा कि मेरे ज़हन में 11 आ गए, तो उसने मुझे पूरी 11 बताई। तो मैंने उसका एक प्लेयर का नाम दिया, मैंने कहा ये किस तरह, ये तो तुमने डाला ही नहीं। कहता हो ये भी हमारी टीम में है। तो सो इट्स लाइक इट इज़ अ हेडेक, बट इट इज़ अ गुड हेडेक टू हैव। इट इज़ समथिंग अ गुड हेडेक। इसमें ये भी है कि हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो हैं उनकी ओवरलैपिंग अवेलेबिलिटीज़ हैं, कि फॉर एग्जांपल एलेक्स सेल्स जो हैं वो शायद पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल ना हो, अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो पूरे टूर्नामेंट के लिए होंगे या कम मैचेस के लिए होंगे। तो उनकी ओवरलैपिंग अवेलेबिलिटी होगी। मोइन अली जो हैं वो बहुत, बाय द वे मोइन अली की अवेलेबिलिटी लुक्स वेरी वेरी गुड राइट नाउ, यानी कि पहले हमें एक्सपेक्टेड था कम है, लेकिन अब आप देखेंगे कि हम जल्दी उसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे कि मोइन अली की राइट नाउ अवेलेबिलिटी अच्छी लग रही है, और उम्मीद है इंशाल्लाह मोइन अली जैसे प्लेयर अगर पीएसएल में है, पीएसएल की ही शान बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट यहाँ पे बेहतर होगी, और हमारे बॉलर्स भी सीखेंगे। बॉलर सीखेंगे कि अगर मोइन अली जैसे बैटर को आपने इंटरनेशनल में बॉलिंग करवानी है तो किस तरह बॉलिंग करवानी है, बिकॉज दीज गाइज आर एक्चुअली वर्ल्ड क्लास और वो हर जगह जाकर खेलते हैं। तो आई फील कि दैट्स रियली गुड। उसके बाद वी हैव टू मैनेज आवर टीम, और उसमें सिंपल चीज़ ये है कि आपको पीएसएल इज अ पाकिस्तान सुपर लीग, तो वो जो आपके 7 पाकिस्तानी है ना, वो इम्पोर्टेंट है। वो जो 4 आपके फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दे आर द चेरी ऑन द टॉप। आपकी कोर इज ऑलवेज पाकिस्तानी, योर फॉरेन प्लेयर्स ऐड टू द कोर। तो आप फॉरेन प्लेयर से क्या कमी पूरी करते हैं कि आप देखते हैं यार मेरे लोकल प्लेयर्स में लेट से मेरे पास एक ओपनर नहीं है, तो आप फॉरेन प्लेयर में ओपनर ले आते हैं जो भी बेस्ट अवेलेबल हो। तो एट द एंड ऑफ द डे जो लोकल प्लेयर्स हैं साथ, वो एंड आई एम रियली एक्साइटेड दिस सीजन के हमारे पास जो लोकल प्लेयर्स की स्ट्रेंथ भी है, इट लुक्स रियली गुड। उसमें कुछ अप एंड कमिंग स्टार्स हैं, आई डोंट थिंक लोगों ने इतना देखा होगा उनको, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ज़िशान ज़मीर वंस अगेन। पिछले बिल्कुल साल उसने दिखाए थे। हसन नवाज अभी तक आई डोंट थिंक मेनी पीपल हैव सीन हिम, ही इज अ हाई क्वालिटी बैटर। मुबस्सिर जो हैं इमर्जिंग प्लेयर, वो इस 2 साल इन अ रो कायद-ए-आज़म प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, तो ये छोटी बात नहीं है फर्स्ट सीजन में एक बंदा 2 दफा टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। तो ये हम अपनी जो लोक एंड अबरार हमने इस साल पिक किया, तो हम अपनी लोकल कोर जो हमने इस साल प्लेयर्स पिक किए उनसे काफ़ी खुश हैं कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ये नहीं है कि हमने 1 साल के लिए लिए हैं। होपफुली, अनफॉर्चुनेटली होता है कि 8 आप रिटेन कर सकते हैं, आपको छोड़ने पड़ते हैं प्लेयर, लेकिन हम इनको जब भी ऐसा प्लेयर लेते हैं इमर्जिंग, तो हम उसके ज़हन में हम यही रखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, जान भी टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट, मुझे पहले ये बताएं कि नेक्स्ट ईयर से जो हम कॉलिन मनरो को इमर्जिंग में खेलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्लैटिनियम थे वो सिल्वर में आ गए हैं, तो आप लोगों की कमिटमेंट तो कमाल ही है कि पॉल स्टर्लिंग और कॉलिन मनरो जो है माशाल्लाह वो सिल्वर में। फिर ऑन द अदर हैंड अगर आप जैसे अभी इब्रार की बात की, आई एम सरप्राइज टू सी कि किसी और टीम ने मेरे ख्याल में मतलब उस वक्त मतलब ड्राफ्ट से पहले उसकी एक हाइप क्रिएट हो गई थी। और उसके अलावा सुहेब मकसूद मतलब जैसे कहते हैं कि आइसिंग ऑन द चेरी के सिल्वर में इस तरह का प्लेयर मिल जाना, और उसके लिए तो पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो भी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल में कोर की तो बिल्कुल आपने बात की, और कोर से याद आया रुमान रईस, आपका एकदम एक जो कोर के एक मेन प्लेयर जो कि मेंटोर भी रह चुके हैं, आपके प्लेयर भी रह चुके हैं।
तो आपके जो है के कोच भी रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उन जैसे क्रैक्स तो हर मतलब इस्लामाबाद उनकी रग रग में बसती है मेरे ख्याल में। तो वो कैसी आपको फीलिंग और क्या थॉट प्रोसेस है इसकी? पहले आपने अबरार वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग की है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर के पहले राउंड तक अबरार हम तक बचेगा। मुझे था कि कोई वाइल्ड कार्ड यूज़ करके इसको पिक कर लेगा। अब हुआ ड्राफ्ट में ये कि मुल्तान सुल्तान से अपना वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लिया ऑन जॉश लिटल। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपना वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लिया ऑन नसीम। लाहौर कलंदर्स ने हुसैन तलत पे यूज़ कर लिया। और बाय द टाइम डायमंड राउंड खत्म हो रहा था, तो एकदम हमें रियलाइज़ हुआ कि सब टीम्स ने अपना वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लिया सिवाय पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अब पेशावर ज़ल्मी ने क्योंकि मुजीब ले लिया था, तो हमें ये था कि मुजीब उन्होंने ले लिया, तो वो 2 सिमिलर स्पिनर तो नहीं लेंगे कि गोल्ड में वो उसके ऊपर तो नहीं वाइल्ड कार्ड लगाएँगे। तो उस टाइम पे वी वर प्रीटी श्योर कि हमें सिल्वर 1 के अंदर मिल जाएगा अबरार। सो हमारे ज़हन में यही थॉट प्रोसेस था कि अबरार अब हमें मिल गया। और इवन जब हम अबरार का नाम भी अनाउंस कर रहे थे, उस वक़्त भी हम 2 मिनट के लिए हमने सोचा कि एक्चुअली में ये बच गया। तो बिकॉज़ सिंपल बात है, उसका जो ये साल गुज़रा है व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, अ, हमने फर्स्ट क्लास की बात की या टेस्ट की बात करें, हैज़ हैड अ ग्रेट स्टार्ट एंड एवरीथिंग, बट व्हाइट बॉल में उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही है। नेशनल टी20 कप में उसकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। और बिल्कुल वो एग्री। एक स्पिनर वाला जो होता है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार मैं स्पिन पिक कर लेता हूँ। पिक करने का क्या मतलब है कि मैं बॉल करवा रहा हूँ, मैं लेग स्पिनर हूँ, मैं लेग स्पिनर करवाया तो मेरे हाथ से पिक कर रहे हैं, ठीक है? या मैंने गूगली करवाई है तो मैं हैंड करा रहा हूँ, आप मेरे हाथ से पिक कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब बॉल मैं रिलीज़ नहीं करने लगा, आप सेटअप नहीं हो सकते। आप सेटअप नहीं हो सकते कि गूगली है या लेग स्पिन है। तो मिस्ट्री स्पिनर का फ़ायदा ये है कि बैट्समैन पहले से लाइन अप करके नहीं खड़ा होगा कि यार इसे तो निकलनी ही बाहर बॉल है, तो मैं इसको कवर के ऊपर दे दूँगा, या ये अंदर आनी है तो मैं इसको मिड विकेट पे दे दूँगा। तो वो जो स्प्लिट सेकंड का फ़र्क आता है ना, वो टी20 में बहुत फ़ायदेमंद है। तो आई मीन अबरार, आई फ़ील के अल्लाह उसको और तरक्की दे और आगे जाए। और मैं हमेशा एक आमीन। बात करता हूँ, अबरार के ऊपर मेरा बहुत सिंपल ये है कि मुझे पहली दफ़ा अबरार से जो इंट्रोडक्शन मैंने अबरार को पहली दफ़ा देखा था, वो राशिद लतीफ़ साहब के थ्रू। उन्होंने पीएसएल 1 या 2 बहुत शुरू में उन्होंने इसको आइडेंटिफ़ाई किया था एज़ अ मिस्ट्री स्पिनर। अनफॉर्चुनेटली वो तब इंजर हो गया और उसको इंजरीज़ के अप्स एंड डाउन्स आए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन राशिद लतीफ़ भाई ने उस वक़्त कह दिया था कि अगर पाकिस्तान में कोई फिंगर स्पिनर मिस्ट्री नेक्स्ट फ्यूचर है, तो वो यही है अबरार। एंड आपको नज़र आता है उसमें कि वो स्पार्क और टैलेंट है, उसको सिर्फ़ थोड़ा टाइम और ग्रूमिंग चाहिए। और जितना वो खेलेगा, मैं हमेशा देखें, लोग अक्सर बात करते हैं नथिंग बेटर देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसी को दोगे तो आएगा ना, ये तो ऐसे ही। कोई बात, ठीक है? तो अब वो जितना वो खेलेगा, जितनी हाई क्वालिटी क्रिकेट खेलेगा, जितने अच्छे प्लेयरों के अगेंस्ट बैटिंग करेगा, उतना वो बेहतर होगा। जी वकास भाई, आप कुछ ये कहेंगे? वकास, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। आकाश भाई, जी स्लो आ रही है वकास भाई। जी अब बेटर है थोड़ी सी। वेलकम हूँ आपको हमारे शो पे। सेकेंडली मैं हमेशा एक क्वेश्चन करना चाह रहा था किसी भी फ्रेंचाइज किसी भी चीज़ पे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हुए जो टीम्स हैं वो अपनी टीम को सेलेक्ट करती हैं? लाइक जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 6th और 7th नंबर पे हमारी टीम के साथ एक प्रॉब्लम है, या आप देख लें 5 और 6 नंबर पे, तो क्या फ्रेंचाइज जो टीम है वो देखती है कि यार अगर 5 पे 6 पे हमें प्रॉब्लम है, तो बजाय किसी फॉरेन प्लेयर को लेने के हम उस नंबर पे किसी पाकिस्तानी प्लेयर को पिक करें, सो दैट वो पाकिस्तान को भी आगे जाके फायदा से हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली टेस्ट मैचेस के प्लेयर के सिलेक्ट हो। तो अब अगर हम 2020 की बात करते हैं, तो T20 में अगर 5वें 6 नंबर पे हमारे पास कोई कमी आ रही है, तो क्या पीएसएल की जो फ्रेंचाइज टीम्स है वो अपने बजाय पाकिस्तान को भी आगे रखती हैं सेलेक्ट करने के अंदर? देखें वकास, इसमें 2 चीज़ें हैं। और इसको अब बहुत मैं हमेशा बोलता हूँ, नेशनल क्रिकेट टीम और एक फ्रेंचाइज़ टीम में बहुत फ़र्क होता है। हम बहुत आराम से ये कह देते हैं कि मैं भी अक्सर ट्विटर पे बोलता हूँ कि यार आपको ना टॉप ऑर्डर पे या पहले 6 ओवरों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मसला ये है कि जब एक नेशनल टीम है, तो वही ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आपके पास है। आप कोई प्लेयर बाहर से खरीद के नहीं ला सकते। तो आपने उन प्लेयर्स को मैक्सिमाइज़ करना है। फ्रैंचाइज़ में अगर मुझे लगेगा कि मेरी टीम में ये कमी आ रही है, चाहे वो एक मिडल ऑर्डर बैटर की है या टॉप ऑर्डर बैटर की है, और मुझे नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं मिल रहा, और जो जो मिलना चाहिए वो किसी और टीम के पास है, वो टीम उसको नहीं रिलीज़ कर रही। तो उस चक्कर में मैं क्या करूँगा? उसकी जगह फॉरेन प्लेयर ले आऊँगा, तो मेरा गैप प्लग हो जाएगा। आपने बात की कि टीम्स ये सोचती हैं कि नहीं,
अब मैं आपको बहुत सिंपल इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए PSL 3 में जो टॉप 5 इम्पैक्ट प्लेयर्स, क्रिक इन्फो पे भी उसका है स्टैट, अगर आप देखें टोटल इम्पैक्ट रेटिंग्स में टॉप 5 के अंदर फ़हीम अशरफ टॉप 5 में PSL 3 में, PSL 4 में ही इज नंबर 1, इन PSL 5 उसका बहुत बुरा सीजन था, PSL 6 में ही इज नंबर 11, PSL 7 में ही इज अगेन इन द टॉप 10। अब अगर आप 7 सीजन का वो निकाल कर देखें ना, तो हाईएस्ट इम्पैक्ट पाकिस्तानी प्लेयर इन PSL हिस्ट्री इज फ़हीम अशरफ, ठीक है। अब वो पाकिस्तान के लिए नहीं परफॉर्म करे या पाकिस्तान के सेलेक्ट ना हो या कोई भी इश्यूज हो वहाँ पे, एज इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे पास क्या जवाब है कि मैं उसको ना खिलाऊं अपनी टीम में, जब उसने मुझे 5 में से 4 साल ही इज बीन द बेस्ट परफॉर्मर। ए बी, आसिफ अली की लोग अक्सर बात करते हैं, अगर वो फ्रेंचाइज को परफॉर्म करके दे रहा है तो फ्रेंचाइज के पास क्या जवाब बनता है कि कहें नहीं यार इसको निकाल दो। कोई तो वजह है ना कि वो फ्रेंचाइज के लिए काम कर रही है, एक मेथड काम कर रहा है, तो आपको अपनी टीम भी देखनी है और आपको पाकिस्तान के लिए भी देखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल बात, अली नकवी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर है, उन्होंने PSL 1 की पहली मीटिंग जो उनके साथ हुई थी हसन चीमा और मेरी, उन्होंने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी थी कि जीतना हारना इज सेकेंडरी, हम जीते दैट इज ग्रेट, पर पहली प्रायोरिटी मेरी है कि आप इमर्जिंग प्लेयर पिक करें और अगले 3 साल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई भी इमर्जिंग प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेल जाए तो आई विल फील दिस इज अ सक्सेस। तो इसलिए हमने डोमेस्टिक से जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे उनको उठाकर उनको एक्सपोजर देने की कोशिश की। तो आप देखें रुमान रईस वाज एन इमर्जिंग प्लेयर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो पाकिस्तान के लिए खेले। हुसैन तलत इमर्जिंग प्लेयर थे, वो पाकिस्तान के लिए खेले। आसिफ अली इमर्जिंग प्लेयर थे, वो पाकिस्तान के लिए खेले, ठीक है। शादाब खान इमर्जिंग प्लेयर थे, वो पाकिस्तान के लिए खेले, इस्लामाबाद के कप्तान बने, पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान बने, ठीक है। आपको द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मूसा पहले इस्लामाबाद में खेले, फिर वो पाकिस्तान टीम के लिए खेले। पॉइंट ये नहीं है कि इस्लामाबाद ने उनको बना दिया और वो डोमेस्टिक में कुछ कर ही नहीं रहे थे। पॉइंट ये है कि हमें पता है वो डोमेस्टिक में कर थे, इसलिए हम उनको इमर्जिंग में लेके आए, और एज ए फ्रेंचाइज हमारा काम है उनको ग्रूम करना विद इंटरनेशनल प्लेयर्स। कोई प्लेयर इतना अच्छा है तो इस लेवल तक पहुंचता है, वो नहीं इतना अच्छा तो इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। तो उसमें बहुत सिंपल हमारा वो है कि इमर्जिंग प्लेयर से हम हमेशा फोकस रखते हैं, बिकॉज वो की है, वो एक ने खेलना ही खेलना है आपकी स्टार्टिंग 11 में, एंड देन उसका अगर वो आपका अच्छा हुआ तो वो पाकिस्तान के लिए। अब वसीम जूनियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड गोइंग ऑन टू प्ले फॉर पाकिस्तान। तो ये चीजें हम जरूर कंसिडर करते हैं। और इसमें अगेन देखें, एक टाइम था जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तान वाज नंबर 1 रैंक T20 टीम इन द वर्ल्ड, तो मुझे आज भी याद है कि एक स्टार्टिंग 11 आई थी, उसमें 5 इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर थे। दैट इज द प्राउडेस्ट आई फेल्ट एज इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजर एंड GM। वो प्राउडेस्ट मोमेंट थी मेरे लिए, यार 5 बंदे हमारी फ्रेंचाइज के 11 में खेल रहे हैं और वी आर द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। वो जो सेटिस्फैक्शन है ऑब्वियसली वो मैटर बहुत करती है। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी टीम का प्लेयर नेशनल टीम में खेल रहा हो तो आपकी टीम की ब्रांड वैल्यू और कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। तो ऑब्वियसली ये चीजें हम जरूर कंसिडर करते हैं। रेहान भाई, ये आप लोगों ने अफगानिस्तान के एक बहुत ही टैलेंटेड पेसर हैं अभी, फजल फारूकी, अभी रिसेंटली बिग बैश में सिडनी थंडर ने इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट अभी कर दिया था। दो उन्होंने कोई इतनी इसमें डिटेल्स नहीं दी, बट कुछ मुझे आप जरा उनको बताएं, बिकॉज बिग बैश में जो कुछ भी हुआ है, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या उसको मतलब दोबारा से रिव्यू करेगी रिगार्डिंग इस पार्टिसिपेशन? एंड दूसरा मेरा आपसे इसी के ऊपर ही सवाल है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एशिया कप में मैच हुआ था, इनकी एक ऑल्टरकेशन इनकी आसिफ अली के साथ इनकी हुई थी। तो आसिफ अली ने कुछ जब आपने इनको पिक किया टीम के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिकेट में कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में ये सब कुछ हो जाता है, तो कुछ आसिफ अली ने कुछ कहा आप लोगों से, कुछ आप पिक किया? देखिए पहली चीज मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो भी इस तरह का सिनेरियो होता है जिसके अंदर कोई भी लीग या कोई भी फ्रेंचाइज पे एक्शन लेती है, तो एज इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारा काम ये है कि हम उनसे पूछें कि यार अगर आपने कोई चीज़ टर्मिनेट की है वो किस वजह से टर्मिनेट की है, आप हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन। और ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। मेरा डायरेक्टली प्लेयर से एग्रीमेंट नहीं हो रहा, मेरी फ्रेंचाइज का डायरेक्टली प्लेयर से एग्रीमेंट नहीं हो रहा, ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड
का एग्रीमेंट होता है पीसीबी से, पीसीबी का एग्रीमेंट होता है प्लेयर से, तो ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। इसमें हमारा बहुत सिंपल स्टांस है, पीसीबी अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात करता है, उनको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिसकी वजह से उसको नहीं खेलना चाहिए, देन द पीसीबी टेल्स अस एंड वी विल टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। इट इज़ एज सिंपल एज दैट फॉर अस। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है या कोई नहीं, हमें लिटरली मुझे इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हुआ क्या था वहाँ, ठीक है? और हम चाहते हैं हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो देन वील सी हाउ दैट गोज। तो उसके ऊपर मैं कुछ आगे इसकी कमेंट नहीं कर सकता। दूसरा आपने पूछा ऑल्टरकेशन का फील्ड के ऊपर, मैंने बेस्ट फ्रेंड्स ऑन अ क्रिकेट फील्ड को लड़ते देखा हुआ है, ठीक है? मैंने इतने वो टू द पॉइंट कि आई हैव सीन देम पीएसएल के अंदर कि एक दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। एक ने बोला कि आज तो मैं तेरे सर के ऊपर बॉल मारूंगा, तो अगले ने कहा कि तू अगर मेरे सर के करीब से ही बॉल आई तो मैं तेरे सर पे बल्ला मारूंगा, और मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ। और वो दोनों की मुंह मारी हो रही है और मैच चल रहा है, मैच के दौरान मुंह मारी हो रही है, मैच खत्म हुआ है, वो आउट हुआ है, आउट होके बॉलर उसको गालियां दे रहा है, उन दोनों की आपस में ऑल्टरकेशन हुई है, मैच खत्म हुआ है, वो दोनों जाके इकट्ठे चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, हंस रहे हैं। that is the beauty of sport कि on the field whatever happens is in the heat of the moment you should be mature enough to know कि वो हो गया, खत्म कहानी, let's move on। तो and all of these guys are professionals, इन सबको पता है कि वो जो हो गया वो हो गया, अब let's go off the field। what matters in relationships, ये मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट में, what matters in relationship between people is what happens off the field। off the field उनकी कैसी दोस्ती है, that is more important than on the field उनकी लड़ाई हुई कि नहीं हुई। Okay. अच्छा रियान भाई, आई एम रियली सरप्राइज टू सी के जो कोर की भी आपने बात की थी कि जो जफर गौर हमेशा से मैंने देखा इस्लामाबाद कोई नहीं उनको उठाता, लेकिन इस्लामाबाद हमेशा उन पर राय और उन पर एक बिलीव दिखाती थी। इस दफा मेरे ख्याल में शायद वो थोड़ा सा बिलीव, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन भी ज्यादा थे। फिर इस तरीके से मेरे ख्याल में अमाद बट का भी एक सरप्राइजिंग है जो एलिमिनेशन के पीछे, मतलब आपके अलावा किसी और टीम ने भी उनको इस तरीके से, हालांकि क्वालिटी ऑलराउंडर है, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई इसके पीछे कोई रैशनल कोई बिहाइंड के या कोई उनकी फिटनेस वैसे अगर आपने बात की दिशान जमीर का, वो लास्ट पीएसएल के बाद अभी तक शायद वो उस तरह से खेले नहीं है, तो उनकी फिटनेस का भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा जरा। पहले मैं ज़िशान ज़मीर का एड्रेस कर देता हूँ। वो माशाल्लाह उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट कर दी, अपने रिहैब के थ्रू हैं, वो यूएई के अंदर हैं, डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह यू विल सी हिम इन फुल एक्शन इन द पीएसएल। ऑब्वियसली वी विल मॉनिटर हाउ ही गोज, हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सका हम करेंगे। दूसरा आपने सवाल पूछा जफ़र गौहर का, बहुत सिंपल चीज़ है, जफ़र गौहर इज़ एन अमेजिंग टैलेंट। उसकी जो रेड बॉल परफॉर्मेंसेज इन इंग्लैंड वो सबके सामने है। काउंटी के 2 सीज़न हो गए हैं, ही इज़ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर देयर। उसके अलावा वो काज़ादम ट्रॉफी के 2018-19 के अंदर वो गालिबन प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे। उसके अलावा उनकी जो इस साल रॉयल वनडे कप इंग्लैंड में जो हुआ उसमें ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अभी जो वनडे कप हुआ उसके अंदर ही हैड अ बैटिंग एवरेज ऑफ नियरली 30 एंड अ बॉलिंग और इकोनॉमी ऑफ अंडर 4.5, जहाँ पे 350 स्कोर मजाक में बन रहा था, और वो ये कर रहा था ऑन द अदर साइड। तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन के अंदर थे, पर जब आपके सिल्वर की पहली बारी में हमारे पास अबरार बच गया और हमने अबरार ले लिया, तो सिल्वर के अंदर देन द सेकंड स्पिनर बिकम्स एन इशू। तो उधर फिर आपने बाकी अपनी जगह कवर करनी, तो आपको एक फास्ट बॉलर और एक बैटर लेना था, क्योंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी स्पॉट्स कवर थे, तो 3 सिल्वर के स्पॉट्स में 1 स्पिनर, 1 बैटर, 1 फास्ट बॉलर, ये हमारे ज़हन के अंदर चीज़ें थी। और उसमें अगर हमें अबरार मिल गया तो फिर हमें बैटर और उसके ऊपर जाना था, फास्ट बॉलर के ऊपर। हम एग्जैक्टली हमने वही किया। जहाँ तक आपकी दूसरी एक और चीज़ हम बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, अमाद बट हमारे साथ इतने साल थे और हमें ये फील हुआ कि शायद फ़हीम इतने अच्छे परफॉर्मर हैं कि अमाद को उतने चांसेस नहीं मिलते, तो अमाद के करियर के लिए ये बेहतर है कि वो किसी और फ्रेंचाइज में जाके जो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सके, उधर जाके खेले। सिमिलरली ज़फ़र के केस के अंदर अक्सर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि आपने ज़फ़र का करियर ख़राब किया, आपने उसको बेंच पे बिठाया, आपने ये किया, आपने वो किया। तो हमारा थॉट प्रोसेस भी ये था कि अगर ज़फ़र को कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो बिकॉज़ इस्लामाबाद में शादाब इज़ अ कैप्टन, राइट? यू कैन नॉट ड्रॉप द कैप्टन टू प्ले समवन एल्स। हाँ, कुछ पिचेस के ऊपर आप 2 स्पिनर खिला सकते हैं और हमने खिलाए भी, लेकिन पॉइंट ये है कि फिर हमें ये भी देखना है कि उस प्लेयर के फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है, उसको बेंच पे कितनी देर आप बिठा सकते हो। तो दैट्स एन अदर थॉट प्रोसेस, एंड आई होप कि वो दोनों पीएसएल खेलते नजर आए, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंसेस पूरा साल बहुत अच्छी रही हैं, और आई विश देम नथिंग बट द बेस्ट ऑफ लक, बोथ ऑफ देम। हुसैन तलत छोड़ के गए थे, पेशावर ज़ल्मी गए थे, अब वो लाहौर कलंदर्स गए हैं। अभी भी जब भी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का उनकी टीम के अगेंस्ट मैच नहीं हो रहा था, हम मैच देख रहे होते हैं, तो पूरी टीम उसको सपोर्ट कर रही होती है। पूरी टीम के अंदर वो है कि यार हुसैन इंशाल्लाह कुछ करेगा, या यू नो इफ कोई भी इस्लामाबाद का प्लेयर किसी और टीम में चला जाए तो वो एफिलिएशन है कैसी बन जाती है, वी आर ऑल हैप्पी फॉर देम व्हेन दे परफॉर्म, जब तक वो हमारे अगेंस्ट ना हो। हमारे अगेंस्ट हो तो ऑब्वियसली दुख होता है,
लेकिन किसी और के लिए करेंगे तो हम खुशी होती है कि यार ये बंदा वाज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और आपका एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है कि आपको खुशी होती है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, आप डेली लाइफ के अंदर अगर आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपका दोस्त अपने प्रोफेशन में अच्छा करेगा, आपको खुशी होगी। आपको कभी नहीं होगा कि यार आपने इकट्ठे ज़ामिन और आपने इकट्ठे काम करना शुरू किया, कल को आप अपना यूट्यूब चैनल बनाए, ऐसे ही ज़ामिन अपना यूट्यूब चैनल बनाए, आप दोनों खुश होंगे अगर आप तरक्की करेंगे। दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स एज़ ऐसे ही वेल। ज्ञान भाई, T20s का के फॉर्मेट की मैं अगर आप बात करूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता और ये मतलब चेंज अभी होता जा रहा है। बड़े बड़े जो फॉर्मर क्रिकेटर जो रह चुके हैं उनकी तरह ये स्टेटमेंट्स अब आ चुकी हैं। T20 में एवरेजेस मैटर नहीं करती। नहीं करते। बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, अभी सहवाग का भी एक स्टेटमेंट अभी आया था वर्ल्ड T20 की बेस में कि इसमें जो स्ट्राइक रेट होता है उसके बेसिस पर आपको एक प्लेयर को उस फॉर्मेट के अंदर आपको लेकर आना चाहिए। मैं अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं आसिफ अली की बात करूँ, ये आप लोगों के साथ सीजन 1 से और सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इसने बाकायदा परफॉर्म किया है इसने, और इसको बाकायदा बैक किया गया है। मुझे याद है हम लोगों ने आपका पिछले साल जब इंटरव्यू दिया था तो डीन जोन्स का आप बताए थे कि वो यही कहते थे कि अगर एक प्लेयर मुझे 10 में से 4-5 मैचेस भी जितवा रहा है तो वो मेरी टीम के लिए बहुत बेहतर है। सेम चाहता है फ़हीम अशरफ के लिए। तो आप समझ से मैं अगर यहाँ फ़हीम अशरफ की बात करूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो उस तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर सकी जिस तरह करना चाहिए था। जी। बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा। एक तो मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को कि उन्होंने फ़हीम को नहीं सही यूज़ किया या कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, आप कहोगे उन्होंने नहीं सही यूज़ किया, वो कहेंगे प्लेयर ने मेरे लिए परफॉर्म नहीं किया। तो एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स टू द स्टोरी, टू साइड्स टू द कॉइन। तो उस पे क्रिटिसाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी नज़र में फ़हीम अशरफ इज़ अ हाई क्वालिटी यूटिलिटी T20 प्लेयर, ठीक है? उसको यूज़ हम इस्लामाबाद यूनाइटेड में किस तरह करते हैं कि एक बहुत क्लियर आइडेंटिटी और बहुत क्लियर रोल दिया गया है उनको कि हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं एक्सपेक्टेशंस। अब उसमें क्या होता है, आपने एवरेजेस की बहुत खूबसूरत बात की। मैं सबसे आखिरी बॉल है इनिंग्स की, ठीक है? आप 99 पे बैटिंग कर रहा है आपका एक बैटर, ठीक है? आप पहले बैटिंग कर रहे हो। आप अगर सिंगल करके नॉट आउट रहोगे, आपकी एवरेज अच्छी होगी। अगर आप 99 पे शॉट मारते हुए आउट हो जाओगे, तो आपकी एवरेज ऑटोमैटिकली उसी वक़्त गिर जाएगी, ठीक है? तो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर द गाय हू इज़ विलिंग टू थ्रो हिज़ विकेट अवे। वो जो है ना, पुट अ प्राइस ऑन योर विकेट, दैट इज़ ओनली इन वनडेज़ एंड टेस्ट। पुटिंग अ प्राइस ऑन योर विकेट इन T20 आई डोंट फील गेट्स यू एनीवेयर। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सबसे ज़्यादा लास्ट ओवर में रन आउट्स बैटिंग फर्स्ट किसी भी टीम के 7 सीज़नों में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हुए हैं। और वो कैसे रन आउट होता है, आखिरी बॉल पे वो भाग रहे हैं और बस रन आउट हो गया कि दूसरे रन के लिए जा। अब वो जब एवरेज आएगी तो सारे कहेंगे यार ये तो 2 दफ़ा रन आउट, अब 2 दफ़ा 0 पे रन आउट हो गया, तो एवरेज जब आप देखेंगे आप कहेंगे इसकी क्या एवरेज है? इसकी तो 10 की एवरेज थी पूरे सीज़न में। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि 2 दफ़ा वो 0 पे टीम के लिए आउट हुआ, और उसके अलावा जो 2 मैच खेले उसमें उसने 20 किया, 10 बॉलों में 20 किया, 8 बॉलों पे और दोनों मैच आप जीते। तो आपने इम्पैक्ट रेटिंग देखनी है, और स्ट्राइक रेट की भी एक मुझे बहुत स्ट्राइक रेट से भी एक बहुत मेजर इश्यू है। स्ट्राइक रेट हमेशा होना चाहिए रिलेटिव। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। यूएई में जहाँ पे एक एवरेज स्कोर 165 है, उधर अगर आपका एक बैटर 125 से 135 के स्ट्राइक रेट के दरमियान में खेल रहा है टॉप ऑर्डर का, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर आप कराची के अंदर आपके मैचेस हैं या रावलपिंडी के अंदर आपके मैचेस हैं जहाँ पे एवरेज स्कोर 180 के करीब है, वहाँ पे 150 का स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है। वहाँ पे 150 भी आप बिलो एवरेज खेल रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट आल्सो हैज़ टू बी रिलेटिव, मैच बाय मैच होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप पूरा उसका निकालते हो कि रिलेटिवली ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको स्ट्राइक रेट्स भी उस हिसाब से देखने चाहिए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं नंबर 6 या 7 का जो बैटर होता है वो उसकी स्ट्राइक रेट बहुत हाई होना चाहिए, राइट? आप ग्लेन फिलिप्स ने आज 50 की है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ग्लेन फिलिप्स का आपको पता है कि उनका 12वां वनडे मैच था, उनकी पहली 50 थी और उनका 100 से कम का स्ट्राइक रेट है, हालांकि वो नंबर 6-7 पे बैटिंग करते हैं। और वो स्ट्राइक रेट ऐसे कम ही क्यों है? वो आता है ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे उसको मारना होता है,
तो पहली 2-3 बॉलों में सेटल होता है, चौथी 5वीं पे लग गई तो लग गई, नहीं लगी वो आउट हो जाएगा, स्ट्राइक रेट भी नीचे गिर जाएगा, एवरेज भी नीचे गिर जाएगी। ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि रिलेटिवली कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है, किस टाइम पर बैटिंग करने आया है, उसका रोल क्या है, और उसके मुताबिक वो जज होना चाहिए। वरना अगर आप एक ही स्केल से सबको जज करेंगे या एक ही आप उसको निकालेंगे, यार ये मैट्रिक है, इसके ऊपर ही क्वालिफाई, फिर आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। फिर जानवी फिर टीम सर, जी इसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि आप ये देखें कि मेरे ख्याल में ग्लेन फिलिप्स की शायद पहली इनिंग ऐसी है पाकिस्तान के गेम ओडीआई में जो होगी। इससे पहले अगर आप देखें नॉर्मली ये भी लोग पहले सिलेक्ट करते थे कि यार ये इस टीम के खिलाफ अच्छा चलता है, इस टीम के खिलाफ नहीं चलता। वो जैसे आपने बात की क्लैरिटी ऑफ रोल्स की, अगर उसका एक रोल है तो वो फिर ऑन एनी गिवन डे वो किसी टीम के खिलाफ भी अच्छा खेलेगा वो, क्योंकि आप उसको रोल दिया हुआ है। एग्जैक्टली यार, देखो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। सक्सेस रेट्स, एक आप जाकर अभी जाएं, अभी आप आंड्रे रसल का करियर उठाकर देखें T20 इंटरनेशनल, ठीक है। एवरीवन इन देयर माइंड, जब भाई आप T20 क्रिकेटर का सोचते हैं तो आपके ज़हन में आता है बेस्ट T20 क्रिकेटर ओवर द लास्ट 10 इयर्स इज आंड्रे रसल विद बैट एंड बॉल। आंड्रे रसल का सक्सेस रेट आउट ऑफ 10 कितना है इन T20 इंटरनेशनल्स? आई थिंक 3 3 या 4 होगा, 2.2 बिटवीन 3, ठीक है। तो वो 10 में से 2 मैचों में चल रहा है। उसका रोल ये है, आप उसको को के आराम से खेले तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, 11 आसिफ अली एक टीम में नहीं खेल सकते, 11 आंड्रे रसल एक टीम में नहीं खेल सकते। सिमिलरली 11 विराट कोहली, 11 बाबर आजम एक टीम में नहीं खेल सकते। टीम की कॉम्पोजिशन बनती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर गेटिंग मिक्स टुगेदर एंड देन गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर देयर टीम। जी वकास भाई। मेरा जी एक ये जो आपको आवाज आ रही होगी, अच्छा मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये था रिलेटेड टू इसके कि कॉन्फिडेंस, जी अभी हमने बात की ना कॉन्फिडेंस की, कि मतलब जिस तरह फ़हीम अशरफ की हमने बात की थी, तो फ़हीम अशरफ का ऐसा मुझे ऐसा फील होता है कि जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोई प्लेयर जाता है परफॉर्म करता है ना, तो इट मीन्स कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट उसको कॉन्फिडेंस देती है। और पाकिस्तान टीम में या किसी भी नेशनल टीम में जब वो आता है तो शायद वो कॉन्फिडेंस और वो प्रेशर जो है वो चीज़ उसको लाइक आई थिंक कि वो डाउन प्ले कर जाता है उसको, और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बजाय इसके क्या मैनेजमेंट की बात करें, मेरा ख्याल है कि शायद प्रेशर ऐसा है जिसकी वजह से फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो प्रेशर नहीं होता, इस वजह से वो प्लेयर परफॉर्म फ्रेंचाइज में तो करता है, बट पाकिस्तान टीम में या किसी नेशनल टीम में नहीं वो परफॉर्म कर पाता। ये बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग, और ये इस पे मैं काफ़ी, ये जो आपने बात की इस पे काफ़ी हमारी इंटरनली भी आर्गुमेंट्स और डिबेट्स हुई हैं। मैं इसमें रोहित शर्मा का आप T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड कंपेयर करें उसका फ्रेंचाइज के लिए, वो इंटरनेशनल बेहतर खेलता है, फ्रेंचाइज में उसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। कैप्टनसी उसकी बहुत अच्छी है फ्रेंचाइज के लिए, लेकिन उसकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अभी आप न्यूजीलैंड की आधी टीम उठाकर देख लें, ये अपनी फ्रेंचाइजेज या अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए उतना अच्छा नहीं खेलते जितना इंटरनेशनल में खेलते हैं। अच्छा, अब उस काफ़ी वजूहत हैं। एक तो सेटअप्स बहुत मैटर करते हैं, आपके इर्द गिर्द किस टाइप के लोग हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आपकी कुछ, आप हर बंदा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप मुझे आके कहेंगे ना मेरा काम करने का तरीका या किसी और का काम, अगर आप मुझे आके कहेंगे ना कि यार तूने कल मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं इससे आप अच्छा रिजल्ट ले लेंगे, तो अगले दिन मैं कहूँगा यार मैं तो उसको डिसअपॉइंट कर दिया, मेरे से नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक और बंदा काम करता है जिसको आप कहेंगे यार तेरे से ये नहीं हो सकता, तो कहेगा मैं तुझे करके दिखाऊंगा। अब ये दो वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं। तो मैन मैनेजमेंट देन बिकम्स एक वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू मैनेज अ सर्टेन इंडिविजुअल। एंड वो सिर्फ टीम मैनेजर का काम नहीं है, ये मेरा हसन चीमा या हैदर भाई अपनी फ्रेंचाइज में या नबील अपनी फ्रेंचाइज में, ये सिर्फ उनका काम नहीं है, इसमें प्लेयर्स के भी रोल होते हैं कि एक सीनियर प्लेयर एक जूनियर प्लेयर से किस तरह बिहेव कर रहा है, वो उनको कितनी वो फ्रीडम मिल रहा है अपनी बात रखने के लिए, कितनी डिसएग्रीमेंट के लिए वो जगह है वहाँ पर, कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें बहुत प्ले करती हैं, और इसके रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। मैंने तो हमेशा नोट किया है कि जब भी प्लेयर रिलैक्स होता है, जब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही होती है, जब उसके इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं जो उससे पॉजिटिव बातें करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। टू द पॉइंट कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर प्लेयरों की फैमिली खुश बैठी हो बैल्कनी के अंदर, वो अपने बीवी को या बच्चे को देख के, तो उनकी परफॉर्मेंस सडनली बिकम्स बेटर। आई हैव एक्चुअली सीन दिस विद माय आईज। और इसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती थी लूक रॉन्की, इस्लामाबाद यूनाइटेड लेजेंड। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट सारे प्लेयर्स से, उसने वो बात कर रहा था, सारे पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स बैठे थे, तो उससे पूछ रहे थे कि यार तुम, बिकॉज एक मैच मुझे याद है जिसमें उसने कहा कि उसको कहा गया यार फलाना ये इमर्जिंग प्लेयर आ रहा है, दूसरी टीम का प्लेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर का, उसने कहा कि
हमने कहा ये बहुत तेज बॉलिंग कराता है, तो उसका पहला ओवर जो है ना, मे बी यू शुड चेक इट आउट। उसने कहा मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता ये क्या बॉलिंग करता है, मुझे नहीं पता बॉल इसके अंदर आती है बाहर आती है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इसको मैं पहली बॉल पे निकल के छक्का मारने की कोशिश करूंगा, लग गया नहीं लगा तो कोई बात नहीं। हम समझे मजाक कर रहे हैं, उसने एक्चुअली में वो किया, वो लग गया, ठीक है। उसके बाद उसने सबको ये बताया कि मैं तो प्लेयर बना तब जब मेरे पे प्रेशर खत्म हो गया। उसने कहा व्हेन आई स्टॉप्ड केयरिंग व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, व्हेन आई स्टॉप्ड केयरिंग व्हाट पीपल फाउंड फ्लॉज इन माय टेक्निक, कि तुम्हारा बल्ला नहीं इधर से आ रहा, या इधर से नहीं आ रहा, या ये नहीं हो रहा, व्हेन आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट दोस थिंग्स, व्हेन आई स्टार्टेड केयरिंग अबाउट माय ओन पर्सनल हेल्थ, माय मेंटल वेल बीइंग, व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट क्रिकेट, इंट्रोस्पेक्ट करने लग गया कि यार मेरी टेक्निक मैं खुद कैसे बेहतर कर सकता हूँ। आई कैन नॉट बी ब्रेंडन मैकलम, आई कैन बी लूक रॉन्की। तो लूक रॉन्की अपने आप को कैसे बेहतर करेगा किसी और की कॉपी किए बगैर। तो दैट्स व्हेन आई बिकेम अ गुड प्लेयर। तो वो मुझे आज तक उसको बात याद रहती है कि वो हमेशा कहता है कि द मोर रिलैक्स्ड यू आर, द लेस यू थिंक अबाउट परफॉर्मेंसेज, द बेटर यू परफॉर्म। जितना आप ये सोचोगे ना कि यार आज परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो क्या होगा, तो उतना आप अपने ऊपर भी प्रेशर डालते हो। एंड इस वही चीज़ है, कुछ लोग एंजॉय करते हैं इसको, कुछ लोग नहीं करते, मोस्टली तो नहीं करते बिल्कुल भी। मैं तो जितना भी अच्छा प्लेयर हो वो रिलैक्स रहना ही प्रेफर करता है। कुछ होते हैं, कुछ मैंने देखे हैं जिनको होता है कि यार इसने मेरे खिलाफ बात की, आज मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना प्लेयर हूँ। और ऑन दी अदर हैंड कुछ होते हैं जिनका होता है कि यार आई वांट टू बी इन अ बबल एंड आई वांट टू फील फ्री एंड बी हैप्पी। तो आपको हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज करने होते हैं। और इरहान भाई, हसन नवाज जो है, जो जिसको आप लोगों ने इमर्जिंग में पिक किया है, काफी माशाल्लाह से ये एक्साइटिंग प्लेयर हैं। ये अभी डोमेस्टिक पे भी नेशनल T20 कप में ये चौदह की तरफ से खेले थे। अब मैं बस इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं टॉप ऑर्डर की मैं बात करूं तो आप मनरो है, आप लोग के पास स्टर्लिंग है, हेल्स है, और हसन जो नवाज है वो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं। तो इसको कितने चांसेस एक्सपेक्टेड हैं कि आप लोग इनको देंगे? बिकॉज एक्साइटिंग टैलेंट तो ये है। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये कि मैं काफी पर्सनली और जो फैंस हैं उनके साथ में सरप्राइज हुआ था कि एरन फिंच जो है वो इस ड्राफ्ट में अनपिक्ड वो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार उन्होंने पीएसएल के लिए रजिस्टर करवाया अपने आप को, और सिर्फ T20 सी वो भी खेल रहे हो। अगर क्योंकि मैंने आईसीसी की मैंने वो चेक की थी, FTP, तो पीएसएल के लिए उनकी अवेलेबिलिटी तो फुल नजर आ रही थी। तो व्हाट वाज द रीजन के नन ऑफ द फ्रेंचाइजेस वेंट फॉर फिंच? क्या उनका कोई अवेलेबिलिटी का कोई इसके अलावा और इशू था, ये क्या था? एरन फिंच की तो सिंपल बात है कि एरन फिंच अगर आप 2 साल पहले कहते कि कोई भी फ्रेंचाइज पिक करे तो सारी फ्रेंचाइज आपस में लड़ी होती है कि हम एरन फिंच को पिक कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपको फॉर्म देखनी पड़ती है, रीसेंट फॉर्म देखनी पड़ती है, फिर आपको देखना पड़ता है आप किन पिचेस पे खेल रहे हैं। एरन फिंच की एशिया में कैसी परफॉर्मेंस रही है, किस टाइप के बॉलर से अगेंस्ट परफॉर्मेंस रही है। तो आप इस साल पीएसएल के ड्राफ्ट के अंदर आप प्लेयर्स के नाम देखें तो जो करंटली इन फॉर्म है वो इतने ज़्यादा प्लेयर्स है कि इवन एरन फिंच जैसा ग्रेट प्लेयर जो है, आई फील इज अ ग्रेट player, but it doesn't mean that the great player will always remain great. It will also have its ups and downs. तो हर टीम ने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है, हर टीम ने देखना है कि अब फॉर एग्जांपल आप हमारी बात करें, एलेक्स हेल्स आउटस्टैंडिंग ओपनर ऑफ पीएसएल ऑल दी सीजंस, 5 साल वो पीएसएल खेले हैं, 6 साल, बल्कि पीएसएल 2 में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, 3 में भी जितने सीजन खेले हैं सिर्फ एक सीजन कराची गए थे, बाकी हमारे साथ रहे हैं, और कराची के लिए भी ही वाज अमेजिंग फॉर कराची दैट सीजन। तो हेल्स का बहुत जनरली वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड एज वेल, तो हेल्स बन गया। गुरबाज के पीछे हमारी बहुत सिंपल सोच थी कि आजम हमारे पास एक कीपर है, तो अगर कीपर को इंजरी होती है तो बैकअप कीपर भी ऐसा होना चाहिए जो फील्डिंग भी कर सके और जिसकी टीम में वैसे भी जगह बन रही है, और अगर आजम को खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो हमारे पास बैकअप भी गुड इनफ हो, कि दोनों चीज़ें एक तीर से दो शिकार हो जाए आपके। तो गुरबाज के पीछे वो सोच थी। आपने हसन नवाज की बात की, कॉलिन मनरो की आपने बात की। कॉलिन मनरो ऑलवेज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज प्लेड एट नंबर 3, 4, 5, हर जगह 3-4 पे वो खेल रहे होते हैं, बिकॉज हम कोई बेसिकली बैटिंग ऑर्डर नहीं होता। एंड ये फखर को फिर बुला लिया यार तुम लोगों ने। नहीं ये तंग करने आया ये। तो
उसको जरूर चांस मिलेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि हर मैच मिलेगा, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नहीं हो सकता कि उनको कोई भी मैच नहीं मिलेगा। अगर वो फिट होए तो उनको एक आधा मैच तो जरूर मिलेगा, और वो इस सीजन का हमारा प्रॉस्पेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म हम उनको देख रहे हैं हसन नवाज को। ठीक है। तो मनरो ने मेरे ख्याल में 100 में भी मेरे ख्याल में चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग की हुई है, बिल्कुल अभी बिल्कुल। रिसेंटली जो 100 हुआ था। 100 में वो 5-6 पे भी खेला है, तो फिनिशर अच्छा भी खेला है। हमारे लिए तो 3 पे ही खेला है मोस्टली। अच्छा अच्छा, अच्छा एक रियान भाई, प्लेयर एक था क्वेश्चन रेहान भाई पूछना था। आपके पास। हाँ चले, हाँ, मैं एक बोले बोले। मैं कह रहा था एक प्लेयर था आपके पास टॉप ऑर्डर में, रिजवान हुसैन। वो आई थिंक वो पिक बिल्कुल। नहीं हुआ इस बार। वो क्या वजह थी, क्या रीजन थी कि उसको 2 सालों से आप लोगों ने पिक नहीं किया? देखिए, जब रिजवान हुसैन हमने पिक किया था, कि वो इमर्जिंग प्लेयर थे। अब मसला ये होता है कि जब वो प्लेयर इमर्जिंग से सिल्वर में चला जाता है, तो chances of them getting game time and playing becomes lower, because एक इमर्जिंग ने तो खेलना ही खेलना है। सिल्वर में आप जीरो भी खिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो प्लेयर ऑटोमेटिकली जब वो इमर्जिंग से सिल्वर में जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिक्ड बिकम्स लोअर, बिकॉज सिल्वर में देन यू हैव लाइक सोहेब मकसूद मिल रहा है आपको, यू गेट सो मेनी पाकिस्तानी प्लेयर्स सिल्वर कैटेगरी में आपको मिल रहे होते हैं, कि आप देख के कहते हो कि यार ये तो आई माइट एज वेल गो विद एन एक्सपीरियंस गाय। एक तो वो इसमें एक चीज होती है। दूसरा, रिजवान अनफॉर्चुनेटली उनको उतना फर्स्ट 11 में प्लेइंग टाइम नहीं मिला। ऑल्दो सेकंड 11 उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही हैं, लेकिन फर्स्ट 11 में उनका इतना प्लेइंग टाइम नहीं रहा। तो वो आपको ये भी देखना होता है कि किस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस रही है। तो दैट इज मे बी वन रीजन। पर मैं आपको ये बता दूं कि रिजवान ने अपनी फिटनेस को इतना ज्यादा काम किया, रिजवान हुसैन ने इतना काम किया कि अभी अगर आप उसको रिसेंटली देखें, तो दिस गाय जो स्ट्रगल करता था मूव करने को, जिसका थोड़ा ओवरवेट था, इस वक्त उसके कुछ सिक्स पैक हैं एंड ही रन रियली फास्ट, डाइविंग करता है, फील्डिंग करता है। तो वो जीती जागती एग्जांपल है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर सकते हैं। तो वेरी अल्लाह करे उसको सक्सेस मिले और वो बहुत आगे जाए, क्योंकि बहुत मेहनती लड़का है और टैलेंट भी बहुत ज्यादा है उसमें। नेचुरल टैलेंट था उसमें, या और स्ट्राइकर। फखर, वेलकम टू द शो। और सवाल है तो कोई पूछो यार रियान भाई से। थैंक यू जामिन। तो आज मैंने कर लिए थे सारे ही रियान भाई से, तो रह नहीं गया था। मैं ढूंढता भी मिल जाए। और पूछ लो, कोई मसला नहीं है। रियान भाई, एक क्या सवाल मैंने सामा कह रहा था, पूछना मेरा था। क्वेश्चन अच्छा रियान भाई, जी मैं उमर भाई। पूछना चाह रहा था ओबियसली जी, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं इस दफा देख रहा था कि माशाल्लाह इतना स्ट्रांग आपका ड्राफ्ट था। आई एम श्योर कि आपने, मुझे मतलब याद है ड्राफ्ट के बाद कहा भी था कि यू आर मतलब मोर देन हैप्पी कि जो ड्राफ्ट जिस तरीके से आपका किया है। तो वीकनेसेस ढूंढना बड़ा मुश्किल था। सिर्फ एक चीज जो मैंने थोड़ा सा नोट किया था कि ओबियसली एक तो शादाब और इब्रार का फर्स्ट टाइम जो एक इन टैंडम बॉलिंग का एक कॉम्बो होगा, ओबियसली वो एक देखने लायक होगा, वो आप लोगों के लिए ओबियसली सुपर एक्साइटेड। एक तो ये कि वो पूरे मैच आपको लग रहा है कि, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर भी आ रहे थे, उसमें भी लोग पूछना चाह रहे थे कि वो पूरे 10 मैच खेलेंगे इंजरीज इंशाल्लाह उनको ना हो तो। दूसरा ये कि कोई नॉर्मली आजकल के जो T20 सर्किट में टीम जरा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को थोड़ा सा वो करती है, एक वो लेती है। इस वक्त वो उसकी थोड़ी मिसिंग मुझे नजर आई कि लेफ्ट आर्म की तरफ वैसे तवज्जो नहीं थी या कोई ऑप्शंस थे, लेकिन इब्रार मिल गया तो इस वजह से वो चीजें इरेज हो गई। बिल्कुल ऑप्शन थी, लेकिन अबरार मिल गया। बहुत आपको जेन्युइन क्वेश्चन आंसर देना इसका, कि ये पहले भी पूछा गया मुझसे। आई थिंक फखर के शो पे ही पूछा था मुझसे किसी ने कि आपने अबरार को सिर्फ इसलिए लिया कि वो किसी और टीम में ना जाए। तो मैंने कहा था कि अगर आपको अबरार मिल रहा हो सिल्वर की पहली बारी में, आप नहीं लेंगे तो सब लेंगे। हाँ जी। तो बेसिकली बहुत ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ आपको, यही वजह है। ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म स्पिनर हम जरूर जहन में हमारे है, और अभी शायद आगे जाके आप वो भी देख लेंगे। तो देयर इज अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आएंगे, एडिशनल पिक्स होनी है, तो उसमें आप देखेंगे कि वी विल ट्राई टू कवर आवर बेसिस। दूसरा, अक्सर सवाल पूछते हैं कि आपकी स्क्वाड में एक 145 प्लस फास्ट बॉलर जो है वो नहीं है। तो उसका मेरा बहुत सिंपल जवाब है, आप मुझे कोई ढूंढ के ला दे, मैं ले लेता हूँ जो अवेलेबल हो, जो मूसा अवेलेबल खान। हो और जो रियान भाई, जी जी। और ठीक है फखर। रेहान भाई, रेहान भाई, आप लोगों ने, मैं इस्लामाबाद जाने की बात करूं, सिल्वर में उन्होंने दोबारा से आप लोग सीजन 1 से थे अनफॉर्चुनेटली। मैं रोमान राइस की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने उनको दोबारा पिक किया। अगर मैं रोमान राइस की, मैं करियर की मैं अगर बात करूं, सीजन 1 में आपको लेते हैं, काफी अच्छा इनका एक स्टार्ट होता है, ये पाकिस्तान में खेल जाते हैं, बहुत टैलेंटेड थे। अनफॉर्चुनेटली इनको इंजरी के इनको इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी अर्सा बाहर रहते हैं। बट फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको बैक किया। इवन अगर मुझे याद हो,
सीजन 6 के अंदर आप लोगों ने इनको एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट अपने साथ इसको रखा, किसी तरह इसको एसोसिएट आपने रखा, फिर ये फिर से सन मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले। बट रोमान राइस की मैं अगर बात करूं, ये काफी कुछ टाइम से ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये एक्टिव नहीं नजर आ रहे। लास्ट अगर मैं T20 मैच की बात करूं, ये पीएसएल में ही ये खेले थे ये लास्ट ईयर, उसके बाद ये कोई डोमेस्टिक का T20 मैच देखिए। तो what was the actual thought process behind selecting him? अच्छा जामिन, इसमें पहली चीज तो ये कि केपीएल ये खेले, पीएसएल के बाद केपीएल में ही वाज वन ऑफ द टॉप 2 Sorry. क्रिकेट। उसके बाद जब नेशनल T20 कप हो रहा था तो ये सिंध की टीम में थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी फैमिली में बहुत क्लोज एक डेथ होगी, तो ही हैड टू गो बैक टू कराची विद हिज फैमिली। तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो नहीं खेल सके थे। उसके अलावा ही ये यूएसए में जाके भी खेले, तो यूएसए में ही परफॉर्म किया वेल। तो ये सारी ये साल की। एंड सेकंडली रोमान इज वेरी स्पेसिफिक टू अस बिकॉज़ ही वाज आवर फर्स्ट इमर्जिंग प्लेयर टू प्ले फॉर पाकिस्तान, so that association does matter to us, और वो सबको मैटर करेगी जब आपका पहला कोई इमर्जिंग प्लेयर आपका नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ आपका लिंक ही और किसी जी क्यों मेहर भाई? अच्छा रेहान भाई, रोटी गैंग में कोई नया मेंबर ऐड हुआ है? रोटी गैंग तो कभी भी नहीं खत्म होती, वो तो हर साल नया बंदा उसमें ऐड होता है। इस साल मुबस्सिर ऐड हो गया था, वो तो जिशान जमीन, वो तो एक अजीब उनका सीन है कि दिस सक एवरीवन इन एंड एवरीवन मेंशन बिकॉज़ पार्ट ऑफ द सब लूडो खेल रहे हैं उसी कमरे के अंदर, उधर शादाब को सोने नहीं कोई दे रहा, उसका अपना स्वीट है, लेकिन उसका जो लाउंज वाला एरिया उसके अंदर सारे बैठे हुए हैं। तो रोटी गैंग तो कभी भी खत्म नहीं होता, वो कभी भी खत्म नहीं हो जाता। अच्छा रेहान भाई, एक चीज है वो जी बोले मेहर। हाँ एक चीज, एक जो आपका स्लोगन है दिमाग से, वो तो सबको आइडिया है, लेकिन एक मैं पढ़ रहा था कि हाउ डू यू डिफाइन द 4E स्ट्रेटजी ऑफ इसरो स्ट्रेटजी, एक्सीलेंस, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट। जो ये सिर्फ आउटर साइड जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं मार्केटिंग लेवल पे, या फिर ये सारी चीजें आपके टीम के अंदर भी सारी चीजें चल रही होती हैं, वो भी माइंडसेट लेके चल रहा होता है? बिल्कुल देखें, 4E's बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह दिमाग से इंपॉर्टेंट है उस तरह 4E's इंपॉर्टेंट है। 4E's इस तरह इंपॉर्टेंट है, आपने एक्सीलेंस की बात की, एक्सीलेंस में हम बहुत सिंपल बिलीव ये करते हैं कि हम जो भी स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलें, जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, एट द एंड ऑफ द सीजन वी शुड ऑलवेज बी फेयर प्ले अवार्ड इन द टॉप 3 के अंदर। अभी तक हम कोई 3-4 दफा फेयर प्ले अवार्ड जीत चुके हैं, और फेयर प्ले के टॉप 2-3 के अंदर हम हर सीजन आए हैं। एक तो एक्सीलेंस के ऊपर हमारा वो मतलब है कि फेयर प्ले के ऊपर हम बहुत सीरियस हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर 1 रन 1 ट्री, जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड रन स्कोर करेगा उतने हम 10 करेंगे, और उतने हम दरख्त लगाते हैं और हर साल लगाते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन के ऊपर हमारे पार्टनरशिप है, डू अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि स्कूल की फीस कोई नहीं है अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए, और इक्वल रेशियो है बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स, तो हम उसको बहुत पैशनेटली सपोर्ट करते हैं। सो ये 4E's जो है, ये हमारे प्लेयर्स, हर प्लेयर की कमर्शियल अपीयरेंसेस लिमिटेड होती हैं, 4 दफा कर सकता है। आप यकीन माने अगर आप इन 4 चीज किसी एक चीज के लिए प्लेयर को मांगे, वो ना नहीं करते। वो दरख्त भी प्लांट करते हैं, अगर उसको आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लेके जाएं तो उसको एज अपीयरेंस नहीं काउंट, बिकॉज इट इज फॉर अ गुड कॉज। और एम्पावरमेंट की आप बात करें तो हम PSL 2 में स्टार्ट की थी विद द पाकिस्तान वुमेन्स टीम। एम्पावरमेंट के लिए हमने एम्पावरमेंट के एम्बेसडर बनाई थी, जो पाकिस्तान वुमेन्स टीम की क्रिकेटर्स थी, उनको बनाया था बिस्मात मारूफ, जो बाद में पाकिस्तानी कप्तान बनी, वो भी हमारे साथ होती थी। देन वी हैड डायना बेग, जिन्होंने पाकिस्तान एंड एज अ क्रिकेटर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हम इन प्रोजेक्ट्स में बहुत, बिकॉज़ द आइडिया इज क्रिकेट इज द बिगेस्ट थिंग। आप ये जो चीजें इग्नोर होती हैं क्रिकेट के थ्रू आप इनका लाइट डाल सकते हैं, अदरवाइज ये चीजें इग्नोर होती हैं। क्रिकेट के थ्रू आप इनको आप हाईलाइट करेंगे, इट इज बेटर फॉर द कंट्री, इट इज बेटर फॉर एवरीवन। एयान भाई इफ्तिखार सॉरी आजम
खान जो है अभी बहुत इनफॉर्म अभी प्लेयर है, बीपीएल में भी अभी इन्होंने रिसेंटली सेंचुरी मारी, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव साइन है इस्लामाबाद के लिए कि अभी आप लोग के सारे ही प्लेयर्स अभी अगर बात करूं इनफॉर्म। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक राइवलरी जो है वो पीएसएल 1 से मतलब शुरू मतलब होती आ रही है, तो क्या इसकी क्या वजह? मैं सोशल मीडिया पर पत्नी में देखता हूँ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स के जो फैन है एक दूसरे की टांग टूटे की होता है, तो क्या वजह है इसकी राइवलरी की? अच्छा, पहले तो मैं इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स की राइवलरी का आपको बताना चाहूंगा कि पीएसएल 1 में हम दुबई थे, जेन्युइनली जब टूर्नामेंट हो रहा था ना, मुझे नहीं आइडिया था कि पीएसएल वो बिग इन पाकिस्तान में था, टूर्नामेंट हो रहा है, आप काम कर रहे हो, आपको नहीं पता चलता। नॉर्मल हमारे लाहौर के साथ मैचेस होते हैं, हम दोनों मैच जीतते हैं। बाय द टाइम आई कम बैक टू पाकिस्तान रियली सीरियस अबाउट इट। तो आप ट्विटर पे थोड़े कमेंट्स मैंने पढ़े कि अच्छा लोगों को काफी गुस्सा और लड़ाई वगैरह चल पीएसएल 2 में सिमिलरली पर ये राइवलरी मेरी नजर में कहाँ डेवलप होती है, वो होती है कि इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ ऐसे मैचेस हैं जिसमें लाहौर के फैंस को हार्ट अटैक आया होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को हार्ट अटैक आया, यानी कि वो जो रसल ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था सुपर ओवर में, वो कभी हमें नहीं भूलेगा। एलियट ने जो बैट ड्रॉप किया था वो लाहौर के फैंस को नहीं भूलेगा, ठीक है। सिमिलरली मूसा ने जो मैच बैट वो कभी नहीं हमें भूलेगा। सिमिलरली जो इन्होंने लाहौर ने नॉर्थ को डिफेंड कर दिया था ये प्लेऑफ वाले मैच में, वो इनको नहीं कभी भूलेगा। तो वो जो मैचेस ऐसे हुए हैं, राइवलरी बन गई है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि दोनों फ्रैंचाइज आपस में मतलब, बल्कि इनफैक्ट आई गेट अलॉन्ग ये भी सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर्स के लोगों के साथ। तो इनफैक्ट हमारी टीम भी शाहीन एंड शादाब, हारिस एंड हसन, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो बस एंड मे बी बिकॉज़ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स इज वो फील्ड पे जाके वो और ज्यादा हो जाता है कि इससे नहीं हारना, इससे नहीं हारना। बट जो राइवलरी मैंने एक्सपीरियंस किया ऑन द फील्ड इस बड़ी कम हो गया। वो ये ज़ल्मी और इस्लामाबाद की जो आपस में मैच होता है उसमें हमें फील होता था कि दिस इज ये बहुत सीरियस मैच है। तो लाहौर वाली तो बाय वो बन गई है, बिकॉज़ द क्वालिटी ऑफ मैचेस। जी फखर तुम भी कुछ पूछो यार। मेरा क्वेश्चन था, अभी रेहान भाई ने बात की थी 145 प्लस केपीएस बॉलर मिल रहे हैं या नहीं, तो नसीम ने ड्रॉप में जाने का फैसला किया था, तो उसामा जफर का इस क्वेश्चन था, वो कहता कि आपने घेरने की कोशिश की थी नसीम को या नहीं? अगर किसी को भी ये पता चले कि नसीम शाह ड्राफ्ट में जा रहे हैं, सब लेना चाहेंगे उसको। आई एम श्योर 100%। प्रॉब्लम ये थी मेरी बारी ही नहीं थी, पांच की बारी थी, इस्लामाबाद की 5 थी। अगर वो बारी सेकंड या थर्ड होती तो शायद हम पुश करते, लेकिन बारी इतनी लेट थी तो कोई चक्कर ही नहीं था उसको बचने का। हाँ, मैं आपको ये बहुत कोशिश की बिग ट्रेड हो जाए, किसी तरह हमारी पहली बारी आ जाए। उमर भाई आप जी अच्छा, बिल्कुल रेहान भाई, तीन क्वेश्चन है मेरे। अच्छा रेहान भाई, लास्ट पीएसएल में आप देखें तो रेलीगेशन जब ड्राफ्ट से पहले जो हुआ था उसमें कोई भी मेरे ख्याल रेलीगेशन नहीं सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन इस दफा अगर आप देखें जो रेलीगेशन है वो तकरीबन सारी हुई है। खासतौर पे अगर मैं हसन अली की बात करूं तो मैं वो बड़ा हैरान था कि कोई इस पे वो नहीं आए। तो मुझे इसका जवाब दे दें, वो क्या सिनेरियो था। दूसरा आपके लिए कैसा एक प्राउड मोमेंट था कि एक बिग बैश में एक टीम के अंदर आपके तीनों जो हैं शेरों जो हैं इस्लामाबाद के, वो सिलेक्ट हो गए और वो खेल रहे हैं। और उसके ऊपर एक कमेंट भी शादाब के ऊपर आया था कि जी वो आप लोग जो है पाकिस्तानी टीम की जगह इंटरनेशनल को प्रेफर कर रहे हैं। इस पे उसने एक्सप्लेन भी किया था ट्वीट के अगेंस्ट शादाब ने कि जी हमारा ऑलवेज जो फोकस होता है वो पाकिस्तान के लिए होता है, और मैं बिग बैश खेल के अपने आप को बेहतर हुआ और मेरी जो परफॉर्मेंस बेहतर हुई है टी20 में उसकी वजह भी लीग क्रिकेट है, क्योंकि आपको डिफरेंट सिनेरियोज को मिलता है। और तीसरा खैर एक क्वेश्चन नहीं है, वो सजेशन है कि आप लोग वो
लिखते हो उसके पीछे, तो शेडी के पीछे आपने सोचा है कि दी फ्लाइंग बर्ड? तीसरा सवाल समझ नहीं आया, रिपीट करोगे दोबारा? एक सजेशन दे रहा था कि शराब के पीछे आप लोग लिखते हो, तो इस दफा क्या ये सोचा है कि शेडी दी फ्लाइंग बर्ड लिखना शुरू कर दें? किस तरीके से वो कैचेस ले रहा है? हाँ, वो हमारा शादाब के साथ मुश्किल कैच का तो मसला ही नहीं है। शादाब तो अपने मुंह से कहता है कि मुश्किल कैच करना मसला नहीं है, उसको तो आसान कैच से मसला होता है। जितना उसको सोचने का टाइम मिलता है कैच के अंदर, उतना मुश्किल है उसके लिए कैच करना। So he is much better off कि हमें होता है जो मुश्किल चांस है वो इस पे चला जाए, आसान ना जाए इसके पास। तो वो क्योंकि वो खुद कहता है। दूसरा आपने जो पूछा उससे क्या कि होबार्ट हरिकेन्स के अंदर, मैं आपको ये बताता चलूं कि आप किसी भी फॉरेन प्लेयर से पूछेंगे, पीएसएल का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है ना, वो ये जितनी भी आप लीग से बात करें, या उनके बराबर या उनसे बेहतर है। ठीक है, ऑब्वियसली आईपीएल के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, कमर्शियली एंड फाइनेंशियली एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। लेकिन मैं बाकी लीग्स की बात कर रहा हूँ कि उसमें प्लेयर्स हु कम प्ले द पीएसएल, आप इंग्लैंड की सारी टीम देखें, वो आधे से ज्यादा उनसे कहते हैं हमारा तो फायदा पीएसएल में खेल के हुआ, बिकॉज वी लर्न हाउ टू प्ले इन डिफरेंट कंडीशंस एंड ऑल। तो जब ये सारे सिलेक्ट हुए थे, मैं सरप्राइज नहीं हुआ था, आई विल बी ऑनेस्ट। मैं सरप्राइज इसलिए हुआ था कि तीनों एक ही टीम में चले गए। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। उस पे यस, इट वाज अ प्राउड मोमेंट, बिकॉज काफी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपना नाम उसके अंदर दिया हुआ था। तो ये जो तीन हैं, ये काफी अच्छी कैटेगरीज के अंदर पिक हुए। तो इसका आपको ये भी मतलब नजर आया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके प्लेयर्स की इतनी रिस्पेक्ट है, तो ऑब्वियसली यू फील गुड अबाउट इट। द अदर थिंग इज, अगर कोई भी बंदा डिफरेंट लीग्स खेल के आ रहा है ना, आपको फायदा ही है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर वो कोई बिग बैश खेल के आ रहा है ना, उधर वो स्ट्रगल भी कर रहा है, वो 80 मीटर की बाउंड्री पे 70 मीटर पे आउट हो रहा है ना कैच, तो पाकिस्तान में वो छक्का है। तो एक तो वो प्रिपेयर होके आ रहा है उसको, ठीक है। दूसरा, बैटिंग कंडीशंस आर मोर डिफिकल्ट इन ऑस्ट्रेलिया देन इन पाकिस्तान, तो अगेन वो भी आपको फायदा होता है। फिर आपके बॉलर भी जो हैं, उनको भी वो भी सीख के आते हैं। स्पिन बॉलिंग वहां पर उतना आसान नहीं है, बॉल टर्न करना, तो वो उसका भी आपको फायदा अगर आपका स्पिनर वहां पर अच्छा करके आता है। तो ऑल दीज थिंग्स प्ले देयर पार्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ, इंग्लैंड की वाइट बॉल टीम के सक्सेस का राज ये है कि 2014-15 ऑनवर्ड्स उन्होंने हर लीग का एनओसी देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्लेयरों का जाओ खेलो, हर लीग में खेलो। तो जिस मुल्क में जाते हैं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे तो उनके आधे प्लेयर बीपीएल भी खेल चुके हुए हैं। वो पाकिस्तान आते हैं, वो आधे प्लेयर उनके पीएसएल खेल चुके हुए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो बिग बैश खेली हुई है उन्होंने। तो उनको व्हाइट बॉल में कहीं भी एडजस्ट करने में मसला नहीं होता। उनको पता है इधर पार स्कोर क्या है। वो एक बॉलर को 50 दफा उनका बैटर खेल चुका हुआ है। उनका जो बॉलर है उसको पता है ये बैटर छक्के की तरफ मारता है। वो एक्सपीरियंस से ही आप बेहतर होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। तो आई कंप्लीटली एग्री, जितना एक्सपीरियंस आप ज्यादा दे सकते हैं अपने प्लेयर्स को दें। अगर वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुए देन ऑब्वियसली नेशनल टीम कम्स फर्स्ट। बट अगर वो फारिग बैठे हैं, या आप कंपैरेटिवली आपकी वनडे कप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप एक हायर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल सको, तो आपको वो हायर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन डिफरेंट कंडीशंस खेलने जाना चाहिए। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतने आप बेहतर बनेंगे। अच्छा, मेरा जान भी वो रेलीगेशन वाला एक रह गया था, और साथ में शोएब मकसूद की जो आपने थॉट प्रोसेस नहीं बताया था। अच्छा, रेलीगेशन वाला तो बहुत सिंपल ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो रेलीगेशन रिक्वेस्ट डाल दी थी सबकी। उसमें प्लेयर का ऑब्वियसली अप्रूवल होता है। तो फॉर एग्जांपल शादाब विलिंगली कहता है मेरा नाम डाल दें रेलीगेशन रिक्वेस्ट के अंदर, तो वो रेलीगेशन रिक्वेस्ट उसकी भी डालती है। ऑब्वियसली वो उस पर कुछ 4 बिड आ गई। अब इस पे स्ट्रैटेजी सिंपल ये होती है कि आप जितने ज्यादा नाम डालेंगे, उतनी अगली टीम कंफ्यूज होगी मैंने बिड किस पे डालनी है। ठीक है, क्योंकि आपने बिड डाल दी और अगली टीम ने कह दिया कि जी मैं इस प्लेयर को छोड़ रहा हूँ, तो आपको अपना कोई बिड ढूंढना पड़ेगा उस कैटेगरी के अंदर। तो हसन के ऊपर इंटरेस्ट था, ये नहीं कि इंटरेस्ट नहीं था, पर लकीली ये हुआ कि वो इंटरेस्ट जो है, बाय द टाइम वो इंटरेस्ट आया है तो वो डेडलाइन गुजर चुकी। ओहो आप साहब यहाँ भी लगी रहे। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन सारी टीमें करती हैं, ये सिर्फ हम नहीं करती, सारी टीमें करती हैं ये, हम लकी रह गए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, इसकी भी अब तो मैंने बात की ना कि शोएब मकसूद के ऊपर, कि उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था आप लोगों का, बिकॉज आपके पास काफी पावर हिटर्स तो पहले ही हैं, और हर पोजीशन के लिए आपके पास पावर हिटर्स पड़े हुए हैं। लाइक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हिटर्स जो है मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि क्या बीइंग क्लोज टू द टीम प्लेयर्स, आप मेंबर्स के साथ क्लोज रहे हैं रेहान भाई, तो क्या ये ट्विटर आउटबर्स्ट जो होती है, जो हर मैच के बाद हो जाती है कि हर इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, डज इट अफेक्ट द प्लेयर्स मेंटली? या मतलब आप कहते हैं कि यार ये प्लेयर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता इससे, अगर वो देखते भी हैं तो इतना उनको मैटर नहीं करता ये चीज में? ये दो क्वेश्चंस थे मेरे। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता देता हूँ। दुनिया में अगर आप कोई एक इंसान ढूंढ कर ला दें, इंक्लूडिंग विराट कोहली, जिन्होंने बाद में एडमिट भी किया कि उनको अफेक्ट करता है,
दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको कांस्टेंट क्रिटिसिज्म इफेक्ट ना करता, सबको करता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप अपने करियर में ये रियलाइज़ कर लेते हो कि यार अगर आपसे 20 बंदे नफ़रत कर रहे हैं तो 40 आपसे प्यार भी करते हैं। तो आपको वे आउट करके आप देखते हो कि गुड थिंग्स, इफ द गुड थिंग्स वे आउट द बैड थिंग्स, देन इट्स फाइन। बिकॉज़ ये भी नहीं हो सकता कि हर बंदे को आप पसंद हो। आप इवन डॉन ब्रैडमैन आज ज़िंदा होते और वो उनकी 99.37 या 4 की भी एवरेज होती, तो उनके भी हेटर्स होते कि ये फ्रॉड है क्योंकि इससे स्ट्रेट ड्राइव सही नहीं लगती, या ये फ्रॉड है कि ये T20 के अंदर ये अपर कट नहीं मार सकता या रैम शॉट नहीं मार सकता, कोई ना कोई नुक्स कोई ना कोई निकाल ही लेता। तो आपको एक तो उस पे यू हैव टू मेक योर पीस विद दैट। एंड क्रिकेटर्स आर फाइन व्हेन पीपल कमेंट ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। Cricketers are not fine, and it does affect them when people get personal. And personal attacks obviously sting करते हैं। आप किसी प्लेयर की फैमिली के बारे में, या फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बात बताता हूँ कि मैं काफ़ी आउटबर्स्ट पढ़ रहा हूँ कि फलाना प्लेयर जो है वो ये कर रहा है या ये कर रहा है। अब अगर कोई प्लेयर टीम में पिक होता है, वो प्लेयर ने अपने आप को पिक नहीं करवाया, वो उसको सिलेक्टर्स ने पिक किया। उसमें उसका कसूर नहीं है कि उसकी प्लेसमेंट वहाँ पर होगी जिधर बाकी लोगों को उससे मसला है। दैट इज़ नॉट द प्लेयर्स फॉल्ट, ठीक है? देन देयर आर कैंपेन्स एंड एवरीथिंग, वो अफेक्ट करता है, बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको ब्लॉक आउट करना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और as much as possible you try to make sense to people. If they understand, great. If they don't understand, then you move on. एंड ये मुश्किल है ऑब्वियसली। एक बहुत खूबसूरत बात एक बंदे ने एक दफ़ा मुझे की थी, क्योंकि आप प्लेयर्स की बात करें, मैं पर्सनली काफ़ी मेंटली इफेक्ट हुआ था। 2-3 बहुत ही पर्सनल कमेंट किसी ने किए थे, तो उस पे मैंने कहा कि यार मुझे तो बहुत इफेक्ट कर रहा है, एंड आई फील वेरी डाउन अबाउट इट कि इतना पर्सनल कोई कैसे हो सकता है। यानी मैंने उसको कभी गाली नहीं दी, कभी कुछ नहीं कहा, तो वो मेरा पर्सनल, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी वेल बीइंग के ऊपर वो बंदा आ गया। तो जिस बंदे से मैंने सवाल पूछा उसने मुझे जवाब दिया कि या तो पब्लिक लाइमलाइट में काम छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ना तो दिस इज पार्ट ऑफ इट। तो यू नीड टू लर्न, या तो ये छोड़ दो, अगर तुम्हें ये चीजें इफेक्ट करते हैं, तुम नहीं डील कर सकते, तो छोड़ दो, वरना अगर ये करना है तो सारी जिंदगी ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मर्जी कर। तो ये आपको थोड़ा पीस अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट करके खुद, ऑब्वियसली जो इमर्जिंग या यंग प्लेयर आता है उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल शादाब को जब PSL 2 हुई थी, जब वो पहली दफा खेला था, तो शायद कमेंट तब इफेक्ट करती हो, अब उसको नहीं करती। तो ये आप यार ग्रो भी जाने करते से पहले कुछ ड्राफ्ट की वही बता दें डेट। यार खुदा की कसम मुझे पता होता। अच्छा, वो स्वयं मकसूद पे क्वेश्चन चल हाँ, स्वयं वो सिंपल बात ये है कि ये हमने प्लेयर पिक किया, हमारी बारी है अगले राउंड में, हमने अवेलेबल प्लेयर्स की लिस्ट देखी। पहले तो मैं सरप्राइज, हम लोग सारे टेबल पे जो बैठे थे, हमने कहा है सोहेब मकसूद बच गया है। लिटरली ये हुआ है कि सोहेब मकसूद बच गया है। तो शादाब वाज ऑन कॉल, चीमा, मी, अजहर महमूद, द ओनर वाज सिटिंग देयर, वी ऑल सेड के ये बंदा पिछले से पिछले साल प्लेयर का टूर्नामेंट बना था, ठीक है, और इसमें पोटेंशियल भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो अगर ये बच गया है और सिल्वर तक बच गया है, तो वैल्यू फॉर मनी तो बहुत अच्छी है ये। एंड सेकेंडली उसको यूज भी कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट पोजीशंस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, अगर पिछले साल आप वही बात करें, जितनी हमें पिछले साल इंजरीज हुई थी, उस इंजरी केस के अंदर अगर हमारे पास इस टाइप का कोई प्लेयर होता तो कवर हो जाता, पर नहीं था, इंजरीज इतनी ज्यादा हुई थी। तो हमने ये कोशिश की है कि जो हम बेंच पे भी प्लेयर्स लेके आ रहे हैं वो इतने अच्छे और इतने एक्सपीरियंस हों कि अगर मेन टीम में किसी को इंजरी हुई तो इमीडिएटली स्लॉट इन कर सकते। तो ये इसके पीछे बहुत मेजर एक थॉट प्रोसेस था। चलें गाइस, इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो यार भाई थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इस शो के लिए। एंड उमर भाई, वकास भाई, अगर आप सबका शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। सो गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल, एंड फिर से नई वीडियो के साथ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ रेहान भाई, उमर भाई और वकास भाई। थैंक यू